हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन चैनल। आज 30 दिसंबर के दिन हम डिस्कस करेंगे पीआईबी के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड के बारे में। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च किया है कंसोर्टिया फॉर मेडिकल प्लांट्स। कंसोर्टिया कहने का मतलब है कि ये एक तरह की एसोसिएशन होगी नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड के लिए। तो यहाँ पर नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड का कहना है कि जो स्टेक होल्डर हैं सप्लाई चेन में और वैल्यू चेन के अंदर, तो इनको के बीच में एक कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो एनएमपीबी कंसोर्टिया है वो क्या करेगी? देखिए, ये जो कंसोर्टिया है वो एड्रेस करेगी जो क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल है उसको, इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कल्टीवेशन, ट्रेड ऑफ मेडिकल प्लांट, मार्केट लिंकेज, तो इस तरह की चीजों को ये कंसोर्टिया एड्रेस करेगी। इसके अलावा यहां पर एक लिंकेज स्टैब्लिश की जाएगी फार्मर्स और मैन्युफैक्चरर्स के बीच में। तो यहां पर इसके लिए सीड टू शेल्फ अप्रोच को अपनाया जा रहा है, जिसको कि इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें कि जो एस्पेक्ट है रिलेटेड टू क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल्स, इसके अलावा गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, गुड पोस्ट हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस, तो इस तरह की चीजों को इसमें एड्रेस किया जाएगा। तो जो फर्स्ट फेज है नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड कंसोर्टिया की, उसने प्रपोज किया है मेडिकल प्लांट स्पीशीज लाइक अश्वगंधा, पिपली, आंवला, गुगलू, सतावरी, तो इन सबको इसके द्वारा प्रपोज किया गया है। अगली न्यूज है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में। देखिए, जो आईएमडी है वो स्पेशलाइज्ड वेदर फोरकास्ट प्रोवाइड करेगी फॉर ट्रैफिक मूवमेंट ऑन हाईवे, एग्रीकल्चर और डिफेंस पर्सनल जो कि लद्दाख सेंटर में है उनके लिए। तो ये जो मेट्रोलॉजिकल सेंटर है वो 3500 मीटर अबव है सी लेवल से इन लेह डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा मेट्रोलॉजिकल सेंटर जो है वो हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर है इंडिया की। तो इसको वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा। तो आफ्टर ईटानगर जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये लेह सेंटर जो है वो इंडिया की सेकेंड मेट्रोलॉजिकल सेंटर है जो कि हिमालयाज में लोकेटेड है। देखिए, लद्दाख जो है वो काफी वल्नरेबल है क्योंकि वहां की जो वेदर है वो काफी इरेटिक है और जो क्लाइमेट है वहां का काफी चेंज करता रहता है, जिसके वजह से जो लोकल्स हैं उनकी लाइफ पे यहाँ पर काफी एडवर्स इफेक्ट पड़ता है इस तरह के वेदर का। इसके अलावा जो यूनियन टेरिटरी है वो एक तरह से जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो मेट्रोलॉजिकल सेंटर को लेह में इस्टेब्लिश करेगी। देखिए, अगर लद्दाख की बात की जाए तो इसके अंदर सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें कारगिल और लेह शामिल है। तो यूनियन टेरिटरी जो है वो उसकी जो क्लाइमेट है वो माइक्रो क्लाइमेटिक जोन के अंदर आती है, जिसमें कि प्लेन्स, कोल्ड डेजर्ट, हिल्स और एक्सट्रीमली ड्राई प्लेसेस आते हैं। इसके अलावा जो माइक्रो क्लाइमेटिक रीजन है उसको जरूरत है यहाँ पर स्पेसिफिक और लोकलाइज्ड वेदर मॉनिटरिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम की। तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जो वेदर डिस्प्ले बोर्ड है उसको इंस्टॉल किया जाएगा मल्टीपल लोकेशन के अंदर और जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड किया जाएगा मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन के थ्रू। तो यहाँ पर आईएमडी ने प्लान किया है कि जो उसकी एग्जिस्टिंग ऑपरेशन है इस रीजन के अंदर उसको बढ़ाया जाएगा और जो टाइमली वेदर अपडेट्स है उसको प्रोवाइड किया जाएगा और वार्निंग दी जाएगी अगर कोई डिजास्टर आता है उससे पहले, जिस तरह जैसा कि क्लाउड ब्रस्ट होता है ज्योग्राफिकली यूनिक रीजन में, तो यहां पर अगर इस तरह के डिजास्टर से पहले वार्निंग दे दी जाएगी तो काफी ज्यादा जो नुकसान है उससे बचा जा सकता है। तो यहां पर जो लोकल्स हैं उनको तो इससे बेनिफिट पहुंचेगी ही पहुंचेगी, लेकिन जो टूरिस्ट हैं उनको भी यहां पर काफी मदद पहुंचेगी इस तरह के सिस्टम के आने से। इसके अलावा जो डिफेंस सेक्टर है, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इस रीजन में है, उनको भी इससे काफी ज्यादा बेनिफिट होगी। देखिए, आईएमडी जो है ये यहां पर 10 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन को इंस्टॉल करेगी जो भी की लोकेशन है, जैसे कि नुब्रा, जास्कर वैली, पैंगोंग सो लेक, द्रास और कारगिल में।
तो यहाँ पर डिपार्टमेंट प्लान कर रही है कि जो उसकी मूवेबल रडार है इसको रीलोकेट किया जाए सोनमर्ग से लेह रीजन के अंदर जितना जल्दी हो सके। देखिए ये रीजन जो है लद्दाख का वो सिस्मोलॉजिकली एक्टिव रीजन है, तो साइंटिस्ट भी जो है वो यहाँ पर सिस्मोलॉजिकल डेटा को गैदर कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट दी गई है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के द्वारा। अगली न्यूज है डिजिटल ओशन के बारे में। देखिए यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन ने इनॉग्रेट की है एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन जिसका नाम है डिजिटल ओशन। देखिए ये जो डिजिटल ओशन एप्लीकेशन है उसको डेवलप किया गया है इनकोइस यानी कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, तो इनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है ड्यूरिंग अ वर्चुअल मीटिंग जो कि न्यू दिल्ली के अंदर हुई है वहां पर। देखिए डिजिटल ओशन जो है वह अपनी तरह की पहली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर कि ओशन डेटा मैनेजमेंट किया जा रहा है। तो यहां पर मिनिस्टर ने एक्सप्लेन किया कि जो ओशन है वो एक स्टोर हाउस है इनफाइनाइट नॉलेज का, और डिजिटल ओशन जो है वो यहां पर हेल्प करेगा टू शेयर द नॉलेज अबाउट ओशन। तो यहां पर वाइड रेंज ऑफ यूजर इसमें शामिल हैं जिसमें कि रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ऑपरेशनल एजेंसीज, स्ट्रेटेजिक यूजर, एकेडमिक कम्युनिटी, मेरीटाइम इंडस्ट्री और पॉलिसी मेकर शामिल है। तो यहां पर हर्षवर्धन ने कहा कि जो ओशन है वो प्रोवाइड करता है फ्री एक्सेस टू इंफॉर्मेशन टू द जनरल पब्लिक एंड कॉमन मैन। इसके अलावा उन्होंने जो डिजिटल ओशन है उसकी बेनिफिट को हाईलाइट करते हुए कहा कि ये एक सेंट्रल रोल प्ले करता है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ ओशंस के लिए। इसके अलावा जो ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव है उसको भी एक्सपैंड करने में ये मदद करेगा। इसके अलावा जो डिजिटल ओशन है उसको ये प्रमोट करता है प्लेटफॉर्म फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑन ओशन डेटा मैनेजमेंट। तो जितने भी इंडियन ओशन रिम कंट्रीज हैं उनकी ये एक तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग करता है ओशन डेटा मैनेजमेंट के अंदर। देखिए डिजिटल ओशन जो है वो एक न्यू स्टेट ऑफ आर्ट डेटा प्लेटफॉर्म है और ये फर्स्ट इस तरह की प्लेटफॉर्म है जो कि ओशन डेटा रिलेटेड सर्विसेज को एक ही प्लेस पे प्रोवाइड करेगी। तो जो इनकोइस है उसने अडॉप्ट किया और डेवलप किया है वेरियस स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजीज और टूल्स को। तो यहां पर जो टूल्स और ये जो आर्ट टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया है वो किया गया है थ्रू सस्टेन्ड एंड फोकस्ड ओशनोग्राफिक रिसर्च के द्वारा। तो यहां पर टाइमली डिसेमिनेट की जाती है ओशन इंफॉर्मेशन और एडवाइजरी सर्विसेज को, जिसमें कि इंक्लूडेड है पोटेंशियल फिशिंग जोन, इसके अलावा एडवाइजरीज, पोटेंशियल फिशिंग जोन एडवाइजरीज, ओशन स्टेट फॉरकास्ट, हाई वेव अलर्ट, सुनामी और इस तरह की जो भी अर्ली वार्निंग है उसको। देखिए डिजिटल ओशन के बारे में हम जानते हैं कि ये एक अपनी तरह की पहली ये प्लेटफॉर्म है ओशन डेटा मैनेजमेंट के लिए, जिसके अंदर सेट ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूड है जिसमें कि ऑर्गेनाइज किया जाता है जो भी हेट्रोजीनियस ओशनोग्राफिक डेटा है उसको बाय अडॉप्टिंग रैपिड एडवांसमेंट इन जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी। इसके अलावा ये ऑनलाइन इंटरैक्टिव वेब बेस्ड इन्वायरमेंट फैसिलिटेट करता है डेटा इंटीग्रेशन करने के लिए 3D 4D डेटा को। इसके अलावा यहां पर डेटा एनालिसिस की जाती है ताकि जो एवोल्यूशन है ओशनोग्राफिक फीचर्स की उसको एक तरह से असेस किया जा सके। इसके अलावा डेटा फ्यूजन और मल्टी फॉर्मेट डाउनलोड ऑफ डिस्पैरेट डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज भी इसमें शामिल है। देखिए यूजर मेजरमेंट कंपोनेंट जो है डिजिटल ओशन की वो अलाउ करती है कि किस तरह से ऑथेंटिकेशन की जाए यूजर की, उसके रोल्स और जो प्रिविलेज है एक्सेस का डिफरेंट डेटा सेट्स के अंदर उसको। इसके अलावा कैटेगराइजेशन ऑफ डेटा एज पर जो भी डेटा शेयरिंग गाइडलाइंस है या मेटा डेटा मैनेजमेंट है, मेल मैनेजमेंट, यूजेज स्टैटिस्टिक्स, सिस्टम स्टैटिस्टिक्स, तो इन सब को यहां पर इस प्लेटफॉर्म पे ऑब्जर्व किया जाता है और जो एडिशन है न्यू डेटा स्ट्रीम्स की उसको भी किया जाता है। तो यहां पर डिजिटल ओशन जो है वो सर्व करती है वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल डेटा रिलेटेड नीड्स उसको। अगली न्यूज है इलेक्टोरल बेयरर बॉन्ड स्कीम 2018 के बारे में। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया था इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 को गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू। तो यहां पर जो प्रोविजन है इस स्कीम के, इसके अंदर जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड है उसको परचेज किया जा सकता है
उस तरह के पर्सन्स के द्वारा जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया हो या इनकॉर्पोरेटेड और एस्टेब्लिश्ड हो इंडिया के अंदर। तो यहां पर पर्सन या तो वो इंडिविजुअल हो तो वो भी इस तरह के इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद सकता है अकेले, या फिर ज्वाइंटली किसी अदर इंडिविजुअल के साथ मिल करके भी। तो कौन सी पार्टीज होंगी जो इस तरह के इलेक्टोरल बॉन्ड को रिसीव करेंगी? देखिए यहां पर जो भी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर होंगी अंडर सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत, तो वो यहां पर इस तरह के इलेक्टोरल बॉन्ड को रिसीव कर सकती हैं उस पर्सन के द्वारा। इसके अलावा वैसी पार्टी जिनकी जो लास्ट जनरल इलेक्शन हुई है उसके अंदर जो वोट शेयर है वो 1% से कम नहीं होनी चाहिए। तो अगर ऐसा कंडीशन फॉलो करते हैं तो वो भी इस तरह के इलेक्टोरल बॉन्ड को रिसीव कर सकते हैं। देखिए ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसको जो भी एलिजिबल पार्टी होगी उनका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए किसी भी ऑथराइज्ड बैंक के अंदर, तो वो इस तरह की जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसको इन कैश कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जान लेते हैं कि ये किस तरह से आया था। देखिए 2017 में एक फाइनेंशियल बिल लेके आया गवर्नमेंट आई थी जहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एक तरह की इंटरेस्ट फ्री बेयरर इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि प्रोमिसरी नोट होती है उस तरह से। तो यहां पर जो इसकी परचेज है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर यहां पर उपलब्ध थी। तो इसकी जो विंडो थी यानी कि कितने दिन के अंदर इसको खरीदा जा सकता था, तो 10 दिन का टाइम इसमें होता है हर फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर के अंदर। तो 10 दिन के अंदर इसको जो भी पर्सन इंडिविजुअल या ज्वाइंटली किसी के साथ अगर खरीदना चाहता है तो वो इस तरह के बॉन्ड को 10 दिन के अंदर खरीद सकता है। देखिए ये जो स्कीम थी इसको 2 जनवरी 2018 को नोटिफाई किया गया था। और यहां पर जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो किस तरह से इशू किए जाते हैं, देखिए यहां पर 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के फॉर्म में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। तो यहां पर कोई इंडिविजुअल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर इस तरह की बॉन्ड को खरीदता है तो वो जो अपने उसकी जो चॉइस है पॉलिटिकल पार्टी की उसको यहां पर वो इस तरह के बॉन्ड को उसके अकाउंट में दे सकता है। तो ये जो अमाउंट उस पॉलिटिकल पार्टी को दी जाएगी ये इलेक्टोरल बॉन्ड, तो उनको ये बॉन्ड 15 दिन के अंदर इन कैश करना होगा, रिडीम करना होगा। अदरवाइज ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इनका कोई मतलब नहीं रहेगा, यानी कि ये एक कागज के पन्ने से ज्यादा कुछ नहीं रहेंगे। तो देखिए जो भी बायर होता है तो उसको अपनी फुल केवाईसी की डिटेल जो है जब वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है तो उसको देनी पड़ती है उस बैंक के अंदर। बट जो पॉलिटिकल पार्टी उनसे रिसीव करती है ये इलेक्टोरल बॉन्ड उनको कोई जरूरत नहीं होती कि वो उस पर्सन की आइडेंटिटी को रिवील करे। तो देखिए इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रह पाती है। और जो पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसके अंदर कहा गया है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो किसी ऐसे लोग से इस तरह के इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं ले सकती है जो इंडिया का ना हो, यानी कि बाहर से कोई फंडिंग नहीं की जा सकती है इसके अंदर। तो अगर यहां पर उस पर्सन के बारे में नहीं बताया जाए किसने लिया है, किसके थ्रू ये बॉन्ड लिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड, तो यहां पर चांसेस हैं कि जो फॉरेन फंडिंग है उसको किया जा सकता है। तो ये एक तरह का डर बना हुआ रहता है इसमें। लेकिन यहां पर गवर्नमेंट ने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है, इससे और ट्रांसपेरेंसी आई है। तो देखिए अभी इशू क्या है, देखिए यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि यहां पर सेल कर रही है इस तरह के इलेक्टोरल बॉन्ड को, जो 29 ऑथराइज ब्रांचेस हैं तो वहां पर इसको सेल किया जाएगा 1 जनवरी 2021 से 10 जनवरी 2021 के बीच में। अगली न्यूज है डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 के बारे में। तो यहां पर हमारे देश के प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी ने वर्चुअली ग्रांट की डिजिटल इंडियन अवार्ड 2020 को 30 दिसंबर 2020 के दिन। तो ये जो ग्रांट की गई है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू की गई है। देखिए जो डिजिटल इंडिया विजन है उसके अंतर्गत पहली बार ऐसा हुआ है कि जो इंटायर प्रोसेस हुई है डिजिटल इंडिया अवार्ड की उसको ऑनलाइन कंडक्ट किया गया है। नॉमिनेशन से स्क्रीनिंग तक जो फाइनल अवार्ड सेरेमनी हुई है उसको। देखिए जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आती है, उसने यहां पर बाइनियल डिजिटल इंडिया अवार्ड को कंडक्ट किया
ताकि जो इनोवेशन है ई गवर्नेंस के अंदर उसको प्रमोट किया जा सके और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जा सके गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म की। देखिए ये इवेंट जो है उसको कमेंस किया गया था 30 दिसंबर के दिन, और इसको टेलीकास्ट किया जाएगा दूरदर्शन पे और जो भी एनआईसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर। देखिए डिजिटल इंडिया अवार्ड जो है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है अंडर द एम्बिट ऑफ नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, ताकि यहां पर जो इनिशिएटिव है डिजिटल गवर्नमेंट की उसको एक तरह से प्रैक्टिस किया जा सके। तो यहां पर नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया जो कि एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है वो एक सिंगल विंडो एक्सेस प्रोवाइड करेगी टू गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन एंड सर्विस जो साइबर स्पेस में है उसके लिए। तो ये जो अवार्ड है उसको 5 सीजन के अंदर हेल्ड किया गया 2009, 2012, 14, 16 और 18 में। तो जो इनिशियली ये अवार्ड है उसको वेब रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था अंटिल 2014 तक। इसके बाद इसको रीनेम किया गया इंडिया डिजिटल इंडिया अवार्ड के नाम से 2016 के सीजन में। देखिए जो 6 डिजिटल इंडिया अवार्ड टू 2020 है उसको अनाउंस किया गया है 6 कैटेगरी के अंदर, जिसमें कि इनोवेशन इन पैंडेमिक, एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस, एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए, इसके अलावा एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ओपन डेटा चैंपियन और एग्जेम्पलरी प्रोडक्ट के लिए। इसके अलावा 6 अदर कैटेगरीज भी है जिसमें कि जूरी चॉइस अवार्ड है जिसको कन्फर किया जाएगा जो भी एक्सीलेंस है डिजाइन और जो इंप्लीमेंटेशन है नेशनल पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म का उसको लेकर के। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और इंडिया मिशन अब्रॉड ये भी एलिजिबल होंगे कि वो जो डिजिटल इंडिया अवार्ड है उसके लिए ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑनलाइन नॉमिनेशन प्रोसेस है 2020 के लिए उसको कमेंस किया जाएगा फ्रॉम 23 अक्टूबर और ये ओपन होगा 1 मंथ के लिए, ड्यूरिंग विच टाइम 402 नॉमिनेशंस वर रिसीव्ड। यहां पर शॉर्टलिस्टिंग और रैंकिंग जो नॉमिनेशन की जाएगी उसको किया जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा जो कि एसोसिएटेड है प्रीवियस एडिशन ऑफ अवार्ड एज ए नॉमिनेशन प्रोसेसिंग पार्टनर के तौर पे। तो इस तरह से ये सारी प्रोसेस की जाएगी।